दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज दो राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, महाराष्ट्र और झारखंड। साथ ही 16 राज्यों के उपचुनाव 48 सीटों के लिए और 2 लोकसभा सीटों की भी तारीखों का ऐलान हो गया है। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्ते राहुल। तो सर, आज 2 राज्यों के तारीखों का चुनावों का ऐलान हो गया है, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पूरा समय जो इलेक्शन कमीशन को भाजपा को देना था उन्होंने दिया है। जो टोल टैक्स फ्री किया, जो रेवड़ियाँ बांटी, जो दूसरों को कहते थे एक रेवड़ियाँ, जो बर्तन बांटे महाराष्ट्र में, वो सब किया। करने के बाद उन्होंने घोषणा कर दी। वही चीज़ बहराइच में जो दंगे हुए, जो पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम का करना था, जो झारखंड में संदेश देना था, जो हिंदू एकता कुछ रैली वैली निकालना था, झारखंड में ये सब करना था, सीमांचल को राष्ट्रपति शासन के लिए बात करनी थी, और जो भी ध्रुवीकरण करना था वो सब जब भाजपा ने पूरी तरीके से कर लिया। और इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अब इलेक्शन कमीशन को अपने पापा से कि पापा आप करवा दो। पापा बोले भैया डॉगी भौं भौं बोलो। डॉगी ने भौं भौं आज बोला। आपको बुरा, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब ये सब मैं बोलता हूँ इलेक्शन कमीशन को लेकर, क्योंकि एक संवैधानिक पद है और उसकी बहुत गरिमा है। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से अलग अलग इलेक्शन कमिश्नरों ने, और खासकर के राजीव कुमार के पूरे एंटायर समय में अभी तक के जिस तरह से उसकी क्रेडिबिलिटी घटी है, उसको लेकर आपको अंदर से खीज होती है कि किस तरह का ये हम लोकतंत्र चला रहे हो, किस तरह का ये है। अब देखिए क्या क्या हुआ महाराष्ट्र में, आपको अभी तक पता है। अंत में तो एक पॉलिटिकल मर्डर भी हो गया। उस पॉलिटिकल मर्डर को अलग अलग तरीक़ों से बताया जा रहा है। या कोई कह रहा है कि ये ज़मीन के लिए है, कोई कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का हाथ है, कोई कह रहा है कि ज़मीन का है, और कोई कह रहा है कि ये किसी पॉलिटिकल जो सत्ताधारी पक्ष है उसने किसी निश्चित कौम को संदेश देने के लिए ये चीज़ करवाई है। मतलब इलेक्शन कमीशन देखिए 2019 में उन्होंने एक शायरी का उपयोग किया था, और इस बार उन्होंने एक फिल्मी गाने का उपयोग किया। नहीं, मतलब फिल्मी उस पे भी हम आएंगे सर। नहीं, मतलब पूरी बात नहीं हुई मेरी आउट किया। मतलब उनको इसके अलावा कुछ आता नहीं है। क्यों? आका ने उतना ही लिख के दिया होगा, आपको बताऊं, जो स्क्रिप्टेड है। हाँ, जो स्क्रिप्ट लिख के दिया होगा वो खुद से तो वो बोलेंगे 3 कदम चलो घोड़े, 3 कदम चला भाई हाथी, तुम टेढ़े चलो, 2.5 कदम सीधे चलो, उतना ही। इसलिए अब देखिए कैसे सब जगह किया। उत्तर प्रदेश में भी एक सीट पे हाई हुए, गुजरात में भी एक सीट विसावदर है, वो लटकी पड़ी इतने दिन से, उस पर नहीं, वाव पे कर दिया है। यूपी में देखो 9 सीट पे किया। और अब वायनाड पे कर, एक अच्छी बात यह कि वायनाड रोका नहीं, लग रहा था कि वायनाड रोक न दे, क्योंकि वहाँ पर प्रियंका गांधी लड़ने वाली है, जिस तरफ उनकी कैंपेन हो रही थी। लेकिन कुल मिला के ये है कि पूरा स्पेस जो है इलेक्शन कमीशन ने दिया। देखो पिछली बार 5 सेगमेंट में किया था 2019 में, इस बार 2 सेगमेंट में किया। 5 में क्यों पिछली बार थोड़ा ज़्यादा उनको माइलेज मिलना था, के बावजूद वहाँ जीते नहीं थे इस बार। और महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो एक बार में इसलिए कर रहे हैं, आपको देखा होगा कि तमिलनाडु का इलेक्शन जो है, तमिलनाडु लोकसभा इलेक्शन एक ही फेज में किया था, जबकि वही उत्तर प्रदेश 7 फेज में, वही बंगाल देखो, वही वो देखो, उसके लिए बहुत सारे तर्क मनगढ़ंत दिए गए थे, जो तर्क गले आपको उतरेंगे नहीं। तो एक फेज में, क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष को भी लाभ ना मिले। हम तो सत्ता पक्ष हैं, वो तो सत्ता पक्ष है, उसको जितना लाभ देना था आपने दिया। और जैसे ही उसको लगा कि नहीं सर अब हमने सब पूरा कर लिया है, अब कुछ ज़्यादा घोषणा करने को बचा नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट भी 1 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज आ गया है, उसका जो 5 लाख करोड़ से ज़्यादा उसका खर्च वो 6 लाख करोड़ में बदल गया। अब कुछ बचा नहीं, अब पैसा हम दे नहीं सकते, अब घोषणा कर दो। तब साहब ने आके आज कल आई प्रेस नोट और आज उन्होंने घोषणा सर वही इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे कम सीट महाराष्ट्र से कम सीटें झारखंड में, वहाँ 2 चरण में चुनाव है और महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव। नहीं, तर्क ये दिया गया था कि नक्सली है, तो क्या महाराष्ट्र में नकली एरिया नहीं है? गढ़चिरौली और ये सब देखो, पूरा कौन सा एरिया है ये है ही ना नक्सली, तो वहाँ तो आपको नहीं किया आपने। और आदिवासी एरिया भी उस विस्तार में है, और अब बोलते हो कि वहाँ बाढ़ भी आती है। अब वहाँ अब दिवाली समझो नवंबर में है, वहाँ पर दिवाली के बाद वहाँ चुनाव होंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ त्यौहार तो हमेशा रहेगा ही, लोग एंजॉयमेंट में रहेंगे। ठंडी का समय भी, चलो ये अच्छा है कि ठंडी का समय लोकसभा की तरह गर्मी में नहीं कर दिया, और कितने सारे लोग मर गए थे उत्तर प्रदेश और बिहार में तो गर्मी से। लेकिन ये अच्छा है कि 2 ही चरण में किया है, तो इनका बस चलता तो महाराष्ट्र में वो 10-10 सीट पर कराते और 12 चरण में कराते, पता चलता अगले फरवरी तक चुनाव ही करा रहे हैं, क्योंकि साहब को समय मिल सके प्रचार का। लेकिन
यहाँ पूरी रणनीति गढ़ ली गई होगी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा। जो ईवीएम में सेटिंग करना है, मेरा मानना नहीं है, लेकिन ईवीएम में जो सेटिंग कर रहा है वो सेटिंग हो गई होगी। जातिगत जनगणना या जातिगत संरचना जो सेट करना है वो कर लिया गया होगा। आरएसएस से लेकर जो हिंदुत्व की बात करने लगे हैं सब लोग, वो सब चालू हो गया। अब देखना आगामी दिवसों में और भी पोलराइजेशन करने का प्रयत्न करेंगे वहाँ। और मैंने कहा ना वैसे भी कि सब कुछ सत्ता पक्ष के अनुकूल हो, ऐसी पूरी व्यवस्था जो है चुनाव आयोग करता है। इसी में एक दूसरा सवाल है मेरा अनिल जी, आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने जो राजीव जी ने ये जो हरियाणा में ईवीएम के ऊपर जो आरोप लग रहे थे धांधली को लेके, आप उनके जवाब से संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है वो क्या बोलेंगे? हाँ हमने धांधली की है, हमने साहब को जिताया, ऐसा बोलेंगे? तो यही कहेंगे ना कि भैया हम गलत आरोप है, और जो गाना उन्होंने गुनगुनाया, जो बताया, लोगों का काम है हाँ कहना, अब छोड़ो बेकार की बातें, कहीं रह ना जाए रहना, वो सब अच्छी बात है, वो अच्छा अभ्यास था। लेकिन मैं बताया ना आपको, वो दूसरा गाना गा नहीं सकते थे, उससे चौथी लाइन पांचवी लाइन नहीं गा सकते थे, क्योंकि उनके साहब ने उनको उतना ही लिख के दिया होगा। हालांकि थोड़ा मीडिया के जो सर्वे चलते हैं उस पर भी उन्होंने कटाक्ष सवाल इसलिए भी उठाया, आपको बताऊं सवाल इसलिए भी उठाया कि वो उनको लग रहा था कि साला मीडिया हरियाणा में जिता रहा, हम हरा रहे हैं। उनको दुख बात इसका नहीं था कि वो एग्जिट पोल दिखाता, उनको दुख का इस बात था कि दुखती नस पकड़ ली। नहीं 400 बोला, हम 400 नहीं ला पाए। इतनी बड़ी धांधली होने के बाद, जहां लगभग कहते हैं कि 80 से ज्यादा ऐसी सीट थी जहां वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए, और बहुत सारी 100 से ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां वोट नहीं पड़े हैं, मतलब पड़े उससे कम गिने गए। उतना सब कुछ करने के बाद भी हम साहिब को 300 से ज्यादा 400 से ज्यादा नहीं दिला पाए। और ये साले क्या बोलते हैं एग्जिट पोल वाले 400 की दिला, उसमें भी हमारी आका ने जो टारगेट दिया था उस टारगेट को हम नहीं अचीव कर पाए। तो लोकसभा इलेक्शन में इसका मतलब आगे से फटकार पड़ी होगी, तो इसके लिए ये फटकार यहाँ मीडिया पे ठीकरा फोड़ा जाता है। दूसरी बात क्या हुई मजे की बात, कि हरियाणा इलेक्शन में कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी जीत रही है, समझो कोई नहीं कह रहा था, इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया। पिछली बार इसलिए डांट पड़ी कि तुम 400 कह रहा था, तुम 400 नहीं पहुंचा पाए, और इस बार इसलिए डांट पड़ी कि एग्जिट पोल कह रहे थे, उसका तुम उल्टा कर रहे हो। मतलब दोनों तरीके से, चिट भी मेरी पट भी मेरी। हमने यहाँ जीता, इसलिए भी डांट पड़ी होगी कि यार कम से कम इतनी ऐसे भी गड़बड़ी मत करो तुम पकड़ा जाओ। उन्होंने देखो ये जवाब नहीं दिया कि 90% के 99% कैसे चार्ज रहे वोटिंग मशीन, और 20 सीटों पर क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब देखिए जो रिपोर्टर्स भी, वो जो बंदा पूछ रहा था, डर डर के पूछ रहा था, वैसे पूछ रहा था वो कि सर वो कांग्रेस का कहना है ये। भाई कांग्रेस का कहना नहीं है, 99% तो बैटरी थी उसमें, कांग्रेस नहीं कहेगी तो भी 99% थी। तो अगर मैं होता उसकी जगह पूछता, सर आरोप नहीं है ये उसने फैक्ट फाइंडिंग में कह के बताया है, वो आपने एक जवाब नहीं दिया। दूसरा, लोकसभा इलेक्शन में कई जगहों पर जितने गिने गए उससे ज्यादा वोट निकले, या कहीं थे उससे कम वोट क्यों गिने गए। और इस बार भी जो आपने बताया कि 67% था, लेकिन 72,000 वोट ज्यादा निकल गए, और उतने ही वोट से हार जीत की 22,000 वोट ज्यादा अगर कांग्रेस को मिलते तो वो सरकार बना लेती, वोट इतने ही परसेंटेज मिले। मतलब ये सब सवाल है जो राहुल है उसका जवाब उनके पास नहीं था, ना होगा, क्योंकि उन्होंने तो धांधली की है, लोकशाही को लूटा है। इसके लिए तर्क वितर्क में लगे रहे, इसलिए वो स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। उनका कहना था कि डीजीपी को लेकर सवाल साथ में जाते हैं, आप सोचिए, उन्होंने क्या बोला कि डीजीपी को लेकर सवाल पूछा गया महाराष्ट्र, उसमें भी गोल गोल जवाब देना। सर चाहे तो इलेक्शन कमीशन डीजीपी को बदल सकता है, उसको लगे कि ये फ्री एंड फेयर नहीं है तो किसी जूनियर को उठा के बैठा सकता है। हाँ, क्योंकि आचार संहिता लागू हो, अब तो जो करेगा इलेक्शन कमीशन करेगा। अब कोई नियम लागू नहीं होता कोई सरकार का, अब सीधे तौर पे आप पर सब निर्भर करता है कि आप किसको क्या बैठाना चाहते हैं। कार्यधर्ता जो भी है आप हैं, लेकिन जब आपको लगेगा कि साहेब हैं, साहेब सब कर लेंगे, खुश करेंगे, वो रेखवादी पापा, फिर पापा की बात उनको माननी पड़ेगी। अच्छा, अब महाराष्ट्र में चुनाव की जिस तरह तारीखों का आज ऐलान हुआ है, तो आप किस तरह से समीकरण देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दोनों पार्टियों में MVA यानी महाविकास अघाड़ी, जिसको हम इंडिया गठबंधन कहते हैं, वो अभी भी मुझे लग रहा है वो मजबूत दिख रही है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मैं अगर बात करूं महाराष्ट्र चुनाव की तो बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वहाँ, गुजराती व्यापारी भी मेरे दोस्त हैं, पत्रकार भी दोस्त हैं, उनसे बात करता हूं तो कहता है कह लग तो रहा है यार कि इस बार यहाँ, क्योंकि हरियाणा की तरह जो महाराष्ट्र है वो अलग है। हरियाणा में 90 सीटें थी, यहाँ 288 सीटें हैं, और महाराष्ट्र जो है वो अलग अलग राज्यों से मिलके बना है। देखो
गुजरात का थोड़ा भाग उसके पास है, हैदराबाद का थोड़ा भाग इसके पास है, थोड़ा विदर्भ का उसके हिस्सा उसके पास है, थोड़ा कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। इस सबको मिला वो बृहद महाराष्ट्र आपको कहते हैं। जब तक गुजरात उससे अलग हुआ तब तक वो बृहद महाराष्ट्र ही कहा जाता था, क्योंकि गुजरात भी उसमें जुड़ा हुआ था। तो वहाँ का जो सेंटीमेंट है वो पूरा अलग प्रकार का है। और देखो दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, लोकसभा इलेक्शन में 100 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने सीधी फाइट थी, तो उसमें से खाली कांग्रेस 28 सीट जीती है। उसी के तर्ज पर 150 सीटों पर जहां साथ में कांग्रेस लड़ी है वहां पर करीब 60 से 65 सीट जीती है। मतलब कि जहां वो किसी के साथ लड़ती है वहां इसको फायदा होता है। हरियाणा में सीधे कांग्रेस और बीजेपी थी, तो स्वाभाविक है कांग्रेस की हार हुई। यहां पर कांग्रेस को सीधे नहीं टकराना है बीजेपी से, यहां पर उद्धव और शरद पवार पहले टकराएंगे, वो तीसरे नंबर की फोर्स है। देखिए ये समझना पड़ेगा आपको। दूसरी एक बात कि वहां पर जो लोकल सेंटीमेंट ये है गुजराती वर्सेस महाराष्ट्र का, आज से नहीं, महाराष्ट्र जब से महाराष्ट्र अलग हुआ उससे पहले, क्योंकि मोरारजी देसाई और ये लोग चाहते थे कि मुंबई जो है वो गुजरात का हिस्सा बन जाए, और वहां के लोग चाहते थे कि भाई मुंबई हमारे पास रहे। उसको लेकर संघर्ष हुआ और सब कुछ हुआ। आप जाएंगे हिस्ट्री में देखेंगे तो सबको पता है गुजरात में जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया वो कई लोग भी अभी जिंदा है। इसके लिए हमेशा दंश हमेशा मराठियों में और गुजरातियों का आपस में वहाँ रहता है कि यहाँ जितने बड़े लोग हैं या जितने दन्ना सेठ हैं सब गुजराती हैं, और अभी भी अंबानी हो अदानी हो वो गुजराती हैं, वो सपोर्ट करते हैं सीधे तौर पर बीजेपी को। अब उससे भी बात बन जाती है, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र आई और उसको गुजरात में शिफ्ट किया गया। ये बात वहाँ जाती है कि गुजराती आके हमारा जो उद्योग व्यापार है वो गुजरात में ले जो भी विकास जो अच्छे कार्य हैं सब उठा के गुजरात, मतलब जो रोजगार जिससे मिल सकता था, जिससे हमारे पास विदेशी इन्वेस्टमेंट आ सकता था, जिससे हमारे राज्य की स्थिति सुधर सकती थी, उसके जीडीपी बढ़ सकती थी, कहीं ना कहीं रुकावट, वो उसमें कहीं ना कहीं ये लोगों ने रोड़ा डाला है और इनके कारण हमारे महाराष्ट्र का विकास नहीं हो पाया। उसके अलावा आप देखिए तो शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का गिरना वो बहुत बड़ा असर कर गया है। हालांकि उसको भुलाने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही हैं, रुपए बांटे गए, और उसको भुलाने के लिए आप देखिए वहां पर पूरा सरकारी खजाना खोल दिया गया था। सरकारी खजाना खोल दिया, कर्ज लेने को बोलते हैं कि घी पी, उधार का घी भी पी सकते हैं, यहाँ कुछ चारवाक कहते थे उसको लेकर कि भैया बांटो, पैसा बांटो जितना बांट सकते हो। यहाँ तक कि मुस्लिम जो मतलब मदरसे में जो टीचर थे उनके भी 3-3 गुना कर दी गई, जो सैलरी वो बढ़ा दी गई, टोल जो है वो कर दिया, घटा दिया गया, कम कर दिया गया, मतलब जो हो सकता था वो सब किया गया। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि जिस तरह से बाबा जो सिद्दीकी की हत्या हुई है उसको लेकर एक खटराक जो है वो अजीत पवार जुथ में और फडणवीस और ये सब में हुआ है, क्योंकि उसको लेकर कायदे और व्यवस्था की एक सवाल तो खड़ा हुआ ही है, क्योंकि फडणवीस जो है वहाँ के गृह मंत्री थे और जो अर्थ वित्त मंत्री जो थे वो पवार थे। अब ये तीनों में खतरा किस बात को लेकर हुआ है, हो अभी भी रहा है कि भाई बीजेपी में अभी स्पष्ट नहीं हो पाएगी कितनी सीटों पर लड़ेगी। वो मान के चल रही कि हमको 160 सीटों पर लड़ना है। अब सीटों का वितरण में ये है कि लगभग 50-60 जो सीट है वो तो खुद जो अजीत पवार है वो भी मांग रहे हैं, और लगभग 100 सीट जो है वो शिंदे ग्रुप भी मांग रहा है, और 160 सीट ये लोग भी मांग रहे हैं। तो कैसे होगा? तो बीजेपी को बड़ा मन दिखाना पड़ेगा, अपनी सीटें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 288 सीट ही है। हाँ 90 सीट, जो 100 सीट वो लोग मांग रहे हैं, 110 सीट वो 85, 90 पर आना पड़ेगा, क्योंकि तब जाकर ये भी अगर 60 नहीं मिल रही है तो कम से कम 45 तो मिलनी चाहिए, सम्मानजनक स्थिति होनी चाहिए। लेकिन देखो अभी भी आज चुनाव घोषित हुआ है, ये समझ लीजिए, अभी ऊँट किस करवट बैठेगा आपको पता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जब से झटका लगा है वहाँ पर राहुल गांधी ने सब पर विश्वास करना छोड़ दिया है पूरी तरीके से। वो खुद एक एक बारीकाई से कैंपेन ये वो, उनका बहुत लंबा बड़ा कैंपेन था आपको बताऊं, लेकिन उन्होंने सब कुछ दरकिनार कर दिया। हरियाणा से कुछ ना कुछ हाँ सीखा, उन्होंने सीखा और अब उन्होंने 100% जो पूरा दारोमदार था इन दोनों पार्टियों पर, लोकल पार्टियों छोड़कर खुद सब कुछ बातचीत करना, क्योंकि जिस तरह से वहाँ समाजवादी पार्टी का एक भी सीट नहीं दिया था लोकल, जो उनकी कांग्रेस ने, जो गठबंधन वो भी नहीं हो पाया था जो आम आदमी पार्टी के साथ होना चाहिए था। तो राहुल गांधी को ये बात समझ में आ गया कि लोकल नेतागिरी पर विश्वास करना नहीं है।
चाहे वो यहाँ हो चाहे झारखंड, से खुद वो कमान संभाल रहे हैं। और इसी कारण से आप देखिए नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, या इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भागवत हों, सब एक ही राग कर रहे हैं, एक ही राग, मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर मने हमारा, हिंदू एक हों, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। क्यों आपको ऐसा बोलने की जरूरत पड़ी? अभी तक तो आप वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं कि पूरा विश्व जो हमारा परिवार है, तो उसमें से क्या मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को या दूसरे लोगों को क्यों आपने उसमें से साइड ट्रैक कर दिया? आप 80-20 वाली जो आपकी रणनीति थी उस पर क्यों आ गए? क्योंकि आपको पता है कि इस बार 240 आए थे। हम ST SC OBC को भी हिंदुत्व की छतरी के नीचे लाना पड़ेगा। अगर वो हम नहीं लाते हैं तो ये, क्योंकि देखो यही चीज़ हुआ है, वहाँ पर जो दलित थे या दूसरी कौम थी उसने बीजेपी को वोट दिया और वो लोग सरकार में आए। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी है। देश की आर्थिक राजधानी पर जिसका कब्जा, देश की राजनीतिक राजधानी पर उसी का कब्जा माना जाता है। और इसलिए मेरा मानना है कि इस बार थोड़ी एज है, लेकिन अभी तो आगे कैसे कैसे प्लान होता है, कैसे किसकी राजनीति होती है, वो देखने वाली बात होगी। क्या थाली से 2,000 रुपये से, 5,000 रुपये से, सैलरी से, क्या इससे वहाँ की जनता खुश होती है कि अपना भविष्य देखती है कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले? या जो बातें लेके चल रहे थे ये कि संविधान बदलने वाली बात होगी, ये होता है कि नहीं, ये सब अभी थोड़ा देखेंगे, अभी मैंने बताया ना। लेकिन ये है कि महाराष्ट्र हरियाणा नहीं है। महाराष्ट्र जो है वो थोड़ा एग्रेसिव है, उसके में एक नाराजगी है भाजपा को लेकर, और वो जो इनको लोकसभा इलेक्शन में दिखा था। राहुल, झारखंड को लेकर अभी फिलहाल आप कैसे माहौल देख रहे हैं? देखिए झारखंड में भी पोलराइजेशन करने का पूरा प्रयत्न हुआ, लेकिन झारखंड में जो एज इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, हेमंत सोरेन फिर जिस तरह छूट का बाहर आए, जिस तरह चंपई सोरेन को तोड़ा गया, उनकी पार्टी को तोड़ने का प्रयत्न किया गया, उसको लेकर एक आदिवासी सेंटिमेंट पूरे देश में रहा कि आदिवासियों के साथ और ये तोड़फोड़ करना चाहते हैं। दूसरा, वहाँ पर जब से हेमंत बिस्वा शर्मा आके एकदम बोलते हैं ना, अड्डा लगा लिए हुए हैं, और कहते हैं वहाँ एक सांसद हैं जिनकी सिक्योरिटी एजेंसी चलती है, उसी के घर वो अस्थायी तौर पर उन्होंने घर बना लिया है, वहीं रहते हैं, वहीं से पूरा तामझाम चलाते हैं। और बाबूलाल मरांडी जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे उनकी बन नहीं रही है। बाबूलाल मरांडी को पता ही नहीं होता कि क्या योजना चल रही है, किसको टिकट बांटी जा रही है, किसको क्या किया दिया जाएगा, किसको क्या जवाबदेही, प्रचार कैंपेन, ये वो कुछ नहीं पता है। उसके लेकर वो अपनी खींच भी निकाल रहे हैं कि भैया ये आ गए तो हमारा फिर क्या काम, उन्हीं सब करवा लो। एक तो बात ये। दूसरा, वहाँ कांग्रेस कैसे लड़ती है, तो कांग्रेस को भी वहाँ तोड़ने का प्रयास हुआ था, आपको पता है तो भूतकाल में। लेकिन वो तो बाद में हेमंत सोरेन जो होशियार हैं, उसने पता लगा लिया और बाद में कैसे सबको साइड ट्रैक किया और कैसे पुलिस केस हुआ और कैसे महाराष्ट्र के कुछ नेता वहाँ से भाग के आए थे। मतलब हरियाणा ने एक तरफ महाराष्ट्र को तो दूसरी तरफ जो है जो झारखंड को भी अलर्ट किया है। दूसरा, वहाँ सीमांचल है। सीमांचल मतलब कुछ भाग जो है जो कहते हैं छत्तीसगढ़ का, कुछ भाग जो है पश्चिम बंगाल का, और कुछ भाग मिला के उनका मानना ये है कि इसको सीमांचल बना दीजिए, क्योंकि वो पूरा आदिवासी बेल्ट है, उसको आप केंद्र शासित बना दीजिए। ये बात निशिकांत दुबे उठा चुके हैं। ये बात जो है घुसपैठ हो रही है या ये हो रहा है, ये सब बातें कह के भैया घुसपैठ गुजराती या भारतीय अमेरिका में घुसपैठ कर रहे हो, आप रोकने में नाकाम है। और जो सीमा से ही नहीं लगा हुआ है, जो झारखंड कौन सी इंटरनेशनल सीमा से लगा हुआ है बताओ मुझे आप। और लोगों को बता रहे हैं घुसपैठ हो रही है। भाई गुजरात में भी तो बांग्लादेशी आ रहे हैं, उसको आपने क्यों नहीं रोक लिया? और आप वहाँ जाके बतिया रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि यह घुसपैठ हो रही है, मतलब नकली बात। और वहाँ एक हिंदू सम्मान जो सब कुछ यात्रा निकालने की कोशिश जो है कर रहे हैं गिरिराज सिंह, उससे जेडीयू भी आहत है वहाँ पर, क्योंकि भाई जेडीयू तो झारखंड में भी है, उसको भी कुछ सीटों आप देखो लड़ने के लिए, और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जेडीयू तो करता नहीं है, तो उससे भी वो वहाँ पर नाराज है गिरिराज सिंह और ये सबसे। और साथ में कि अमित शाह वहाँ जिस तरह से जो मधु कोड़ा और ये सबको वहाँ लाएं, उससे एक इमेज थी भ्रष्टाचार वाली, वो इनकी खत्म हो गई है। एक तरफ खुद ही भ्रष्टाचार, हेमंत सोरेन को क्या कहते थे, भ्रष्टाचारी है, और जिसको बाकायदा हाईकोर्ट ने कहा कि इसको 3 साल की सजा होगी या हो सकती है, ऐसा सजा सुनाने के बावजूद उसको आपने ले लिया अपने यहाँ, तो आप किस मुंह से वहाँ जाके भ्रष्टाचार की बात उजागर करोगे? क्योंकि ऐसे लोगों को तो आप ले रहे हो, वहाँ हिंदुत्व का पोलराइजेशन करने का प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन अगर वहाँ पर देखो, वहाँ 50-50 वाला मामला है, लोग नाराज हैं वहाँ हेमंत सोरेन से। लेकिन अगर भाजपा और क्या बोलते हैं और दूसरी पार्टियां मिलकर लड़ सकती हैं, तो वहाँ फिर कांग्रेस और इनको भी इंटैक्ट होकर लड़ना पड़ेगा अपने लोगों को, क्योंकि आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है।
आपकी लड़ाई कोई सामान्य किसी एरे गहरे से नहीं है। तो अगर झारखंड में भी मैंने कहा कि जिस तरह से हरियाणा ने आपको जगा दिया है, तो झारखंड में भी कांग्रेस अपने हिसाब से, और हेमंत सोरेन भी, क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी कोई कच्ची गोटियां नहीं खेली हैं, मतलब वो भी अपने हिसाब से प्रयास करेंगे। और लेकिन ये आज के बाद अब ये समझो कि अब मंजिल तक पहुंचना है, और 13 तारीख को पहला इलेक्शन है वहाँ पर झारखंड में, 13 नवंबर को, और 20 को दूसरा, और 23 को गिनती है, समझो। तो अब आपको 11 तक प्रचार करना है। उसी दौरान आपको अपने कैंडिडेट भी चुनने हैं, उसी दौरान आपको रणनीति भी बनानी है, उसी दौरान आपको अपने आंतरिक, क्योंकि अब जब टिकट किसी को नहीं मिलेगा तो भी नाराज होंगे। हाँ, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा, 35 दिन का ही बचा है बिल्कुल समय। बिल्कुल, मतलब ये सब चीज़ें हैं, ये अब देखने वाली बात होगी कि कैसे क्या करते हैं। लेकिन आज का जो इलेक्शन रहा उसको लेकर मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि इस बार जो गलती विपक्ष ने हरियाणा में की वो इस बार दोबारा नहीं दोहरा पाएगी। और मैं तो ये भी कहूँ कि मोदी और ये भी चाहेंगे कि हम कोई बुरी हारें नहीं हम, और जीतें, क्योंकि आर्थिक राजधानी गई तो उनको पता है कि राजनीतिक राजधानी जाने की भी आशंका रहती है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।